हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। यूनिट 2 की आज हमारी क्लास नंबर 10 है। अभी तक 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज हम गुप्त वंश पढ़ेंगे। गुप्त वंश का जो इतिहास रहा, उस गुप्त वंश के इतिहास को हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास में आप गुप्त वंश का समग्र इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पर हम गुप्त वंश को मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे कि आखिर में मध्य प्रदेश में गुप्त वंश से संबंधित क्या-क्या एविडेंस मिले, क्या-क्या प्रमाण मिले, कौन-कौन से ऐसे शासक थे जिनका प्रभाव हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और जहां से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। वो सारी चीजें इस क्लास में हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुप्त वंश की। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए गुप्त वंश के बारे में, वो ये कि ये जो गुप्त वंश था ना स्टूडेंट, इस गुप्त वंश की शुरुआत लगभग तीसरी शताब्दी में, मतलब 240-250 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना हुई। उस श्रीगुप्त नामक शासक जो था, इस गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। इस श्रीगुप्त जो थे, इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी और जो राजधानी थी गुप्त वंश की, वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र में एक नए राजवंश की नींव पड़ती है। नाम था जिसका गुप्त वंश, और श्रीगुप्त जो था इस वंश का संस्थापक था। अब ये श्रीगुप्त कौन था, श्रीगुप्त ने कैसे सत्ता हासिल की, ये सब भारत के इतिहास का विषय है। आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे। हम अभी मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं, है ना। तो लगभग 240 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना हुई थी। श्रीगुप्त के पश्चात इस वंश में जो अगला शासक हुआ, वह था घटोत्कच। हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूं, है ना। तो श्रीगुप्त के पश्चात इस वंश का जो अगला शासक था, वह था घटोत्कच। यह संभवतः श्रीगुप्त का पुत्र ही था। श्रीगुप्त का पुत्र ही था घटोत्कच। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक, घटोत्कच उसका पुत्र था। श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में हमें कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हो। हाँ, भारत के इतिहास में जरूर आप इन दोनों ही शासकों के विषय में देखेंगे, परंतु मध्य प्रदेश के इतिहास की हम बात करें तो श्रीगुप्त के और घटोत्कच के हमें एविडेंस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आगे, तो घटोत्कच के पश्चात घटोत्कच का जो पुत्र था, नाम था जिसका चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। ये प्रथम द्वितीय क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, है ना, कि प्रथम द्वितीय क्यों कहा जाता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम लिखा, मतलब कि गुप्त वंश में चंद्रगुप्त नाम का एक और राजा या चंद्रगुप्त नाम के और राजा हुए, तो हमने पहचान के लिए इस चंद्रगुप्त के पीछे क्या लगा दिया, प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो घटोत्कच का पुत्र था। ये वही चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था 320 ईस्वी में, 26 फरवरी 320 ईस्वी को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, और इसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। हालांकि भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे, परंतु एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के समय 26 फरवरी 320 ईस्वी का समय था, है ना। आज 2024 चल रहा है, वैसे ही 320, तो 320 साल था, 26 फरवरी थी जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, और उसी दिन से गुप्त संवत जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के भी कोई हमें ऐसे स्पष्ट और बिल्कुल सीधे प्रमाण मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते। मतलब हमें मध्य प्रदेश में ना चंद्रगुप्त प्रथम के कोई एविडेंस मिलते हैं, ना घटोत्कच के कुछ एविडेंस मिलते हैं, और न ही श्रीगुप्त के हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, है ना। श्रीगुप्त संस्थापक, घटोत्कच पुत्र था। घटोत्कच के बाद उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 320 ईस्वी में। इन तीनों ही शासकों के,
है ना, गुप्त वंशीय जो शुरुआती तीनों शासक हैं, इनके कोई भी प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। हो सकता वो प्रमाण हो, परंतु आज तक हम उन प्रमाणों तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब क्या हुआ आगे। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, है ना, मैं यहां पर बताता हूं। एक मिनट, यहां पर आप समझे मैप में। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा नाम था जिसका समुद्रगुप्त। ठीक है, वो शासक बना, है ना, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी। और समुद्रगुप्त जो है वो शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात, है ना। गुप्त वंश में चौथा शासक समुद्रगुप्त। अभी जो हमने गुप्त वंश में शासक देखे, उन शासकों में समुद्रगुप्त जो है वो चौथा शासक है। अब समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक बना, राजा बना लगभग 335 ईस्वी में, है ना। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त जो है वो राजा बना। देखो अच्छे से समझिएगा, 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा बना। समुद्रगुप्त से पहले चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच और श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। उन तीनों के ही कोई प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। अब अगला जो राजा बना वो बना समुद्रगुप्त, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, है ना। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब ये पाटलिपुत्र की बता रहा हूं मैं। पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के प्रथम प्रमाण हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में। मतलब मैं यूं कहूं कि समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक है जिसके एविडेंस हमें मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अभी तक जितने भी 3 समुद्रगुप्त के अतिरिक्त गुप्त शासक हुए, उनके कोई एविडेंस हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिले। समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक हैं जिसके एविडेंस जो है हमें हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अब ये फैक्ट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता एग्जामिनर आपसे यह प्रश्न कर ले कि वह प्रथम गुप्त शासक कौन है ना, जिसने मध्य प्रदेश को जीता। वह प्रथम गुप्त शासक कौन है जिसने मध्य प्रदेश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। या वह प्रथम गुप्त शासक कौन है जिसके प्रमाण हमें या मध्य प्रदेश के इलाकों में प्रवेश करने के प्रमाण मिले, है ना। या वह प्रथम गुप्त शासक कौन है जिसने मध्य प्रदेश के इलाकों में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। तो आपका उत्तर जो है वह हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, समुद्रगुप्त के जो एविडेंस हमें मिले, वो सबसे प्रमुख एविडेंस जो मिलता है वह मिलता है हमें सागर से, है ना। ये जो सागर है, जो प्राचीन समय में एरण के नाम से जाना जाता था, तो इस सागर से समुद्रगुप्त का हमें एक अभिलेख मिलता है ना, जिसे हम बोलते हैं एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख में ये लिखा है कि समुद्रगुप्त जो है अपने जीवन के अंतिम समय में, या समुद्रगुप्त जो है अपने जीवन के अंतिम समय में मध्य प्रदेश के इस एरण में आया था। यहाँ पर इसने एक नगर की स्थापना की थी और इस नगर को उसने स्वभोग नगर नाम दिया। मतलब समुद्रगुप्त ने एरण को स्वभोग नगर से अपने इस अभिलेख में उल्लेखित किया, है ना। मतलब राजा जो है यहाँ पर भोग ने, है ना, इस नगर को, मतलब यहाँ की सुंदरता खूबसूरती जो थी इस नगर की, उस खूबसूरती से आकर्षित होकर, इस प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होकर जो समुद्रगुप्त था वह एरण आया था और यहीं पर वो कुछ समय रुका था। और वो जहां पर रुका था उस स्थान को उसने अपने अभिलेख में स्वभोग नगर कहा, है ना। और वो जो स्वभोग नगर है वो वर्तमान सागर। आप जानते भी हैं सागर को हम जो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू एक बार सागर आए थे और सागर में आकर, जब वो सागर आए तो सागर में उस समय मानसून का समय था। तो सागर को देखकर, मानसून का जो पूरा मौसम था, बारिश का मौसम था सागर में, तो उसे देखकर वो सागर को देखकर उन्होंने सागर को कहा कि यार ये तो मतलब पूरा एक स्विट्जरलैंड जैसा नजारा है ना। तो तब से ही मतलब मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाने लगा सागर को, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। तो उस समय समुद्रगुप्त भी यहाँ मतलब सागर की
प्राकृतिक सौंदर्यता से आकर्षित होकर यहाँ आया था, रुका था और अपने अभिलेख में उसे स्वभोग नगर उसने कहा कि भाई मैं खुद यहाँ पर आकर इस नगर के प्राकृतिक सौंदर्य को मैंने भोगा, है ना, मतलब स्वभोग नगर कहा किसने, समुद्रगुप्त ने। तो मध्य प्रदेश में समुद्रगुप्त का एक एविडेंस तो हमें ये मिलता है कि ये सागर आया था और इसने इस सागर को स्वभोग नगर कहा, है ना, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इस समुद्र गुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति है ना, आप जब भारत का इतिहास पढ़ोगे ना, उस भारत के इतिहास में आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अवश्य पढ़ोगे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। गुप्त वंश के काफी सारे प्रमाण जो है, हमें गुप्त वंश से संबंधित काफी सारे प्रमाण, काफी सारी बातें इस प्रयाग प्रशस्ति में हमें मिलती हैं कि आखिर में गुप्त शासकों ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किन शासकों को हराया, ये सारी चीजें जो है प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है, आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने, है ना, समुद्रगुप्त ने पद्मावती के शासक नागसेन को युद्ध में हराया था। मतलब समुद्रगुप्त ने जो है नागसेन नामक, है ना, नाम को ध्यान रखिएगा, नागसेन नामक, नागसेन नामक नागवंशी शासक को, है ना, नागसेन नामक नागवंशीय शासक को युद्ध में हराया था। प्रयाग प्रशस्ति इस बात का उल्लेख करती है कि समुद्रगुप्त ने नागसेन नामक नागवंशी शासक को युद्ध में हराया था। और इस नागसेन की पहचान इतिहासकारों ने पद्मावती के जो नागवंश था, है ना, कल जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था नागवंश के बारे में, है ना, पद्मावती जिनकी राजधानी थी ग्वालियर पवैया वाला एरिया। तो जो पद्मावती थी, है ना, उस पद्मावती का शासक था नागसेन। तो उस नागसेन के रूप में पहचान की है इतिहासकारों ने इस नागसेन की कि ये मध्य प्रदेश का शासक था। मध्य प्रदेश में जो नागवंश था, उस नागवंश में जो पद्मावती राजधानी थी, पद्मावती का शासक था ये नागसेन, जिसे समुद्रगुप्त जो है वो युद्ध में हराता है ना। तो एक एविडेंस हमें समुद्रगुप्त के बारे में ये मिलता है। एग्जामिनर अगर प्रश्न करें प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार किस नागवंशी शासक को समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया था, है ना, मध्य प्रदेश की किस नागवंशी शासक को समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया था, आपका जो जवाब होगा, आपका जो उत्तर होगा वह होगा नागसेन। ठीक है, तो एक और एविडेंस जो है समुद्रगुप्त के विषय में हमें यह देखने को मिलता है कि इसने जो है नागसेन को युद्ध में हराया था। अब समुद्रगुप्त जो था, इसने काफी सारे युद्ध अभियान किए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अशोक का जो एक साम्राज्य था, अशोक ने भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपने साम्राज्य में मिलाया था। और अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य जब भारत में था, उसके पश्चात जो है भारत में कई सारे स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयां पैदा हुई और भारत फिर एकजुट नहीं हो पाया। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां जो है वो राज्य कर रही थी। परंतु इस समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ इस तरह से किया जैसा अशोक के समय भारत था। अशोक के समय जिस प्रकार से अशोक का एक साम्राज्य था, है ना, जितना विस्तृत साम्राज्य था अशोक का, वैसा ही विस्तृत साम्राज्य जो है वह समुद्रगुप्त का भी था। मतलब समुद्रगुप्त ने बिखरे हुए भारत को फिर से एकजुट किया। बिखरे हुए भारत को जो अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में बिखरा हुआ था, उसे एक छत्र के नीचे इकट्ठा किया। इसी कारण आपने देखा होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में भी एक नेपोलियन हुआ जिसने इसी प्रकार से राज्य का, अपने साम्राज्य का एकीकरण किया था। हालांकि ऐसा बोलना चाहिए, जो नेपोलियन है उसको बोलना चाहिए, है ना, फ्रांस का समुद्रगुप्त, है ना, क्योंकि समुद्रगुप्त तो पहले हुआ, नेपोलियन बाद में हुआ, है ना। लेकिन हम नेपोलियन के इतिहास को पढ़ते हैं, काफी मतलब काफी सारे एविडेंस और काफी सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं, है ना। तो इसी कारण, क्योंकि उसने बिखरे हुए साम्राज्य को एकत्रित किया, हम यूं बोल सकते हैं कि अखंड भारत की उसने वापस से स्थापना की, इसने समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण अभियान पर निकला था, देखो उस समय दक्षिण जो था ना वो नर्मदा का एरिया, मतलब नर्मदा नदी जो थी
ये उस समय भारत के उत्तर और दक्षिण को विभाजित करती थी। मतलब नर्मदा के ऊपर उत्तर का जो एरिया है ना, ये उत्तर, और नर्मदा के नीचे यहाँ दक्षिण वाला जो एरिया है ना, ये दक्षिण भारत। मतलब अगर कोई दक्षिण में प्रवेश कर रहा है मतलब वो नर्मदा को पार करके जा रहा है, नर्मदा को पार करके जो नीचे की ओर बढ़ रहा है मतलब ये पूरा दक्षिण है ना। तो नर्मदा उस समय जो है उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती थी, है ना। यहाँ नर्मदा के ही नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दक्षिण का प्रवेश द्वार, है ना। मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक किला है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कमेंट करके बताइएगा कौन सा किला है वह जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार करते हैं। थोड़ी हिंट दे देता हूँ, बुरहानपुर जिले में आता है वो वर्तमान के। ठीक है, बताइएगा। तो अ, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है वो एक प्रकार से उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती थी। तो प्रयाग प्रशस्ति में यह लिखा है कि भाई जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान पर था, मतलब दक्षिण के जो राज्य हैं उन राज्यों को जीतने के अभियान पर जब समुद्रगुप्त निकला था, तो उसने पूर्वी मालवा के, है ना, ये पूर्वी मालवा वाला एरिया है ना, ये जो बुंदेलखंड और ये वाला जो एरिया है ना, पूर्वी मालवा के पूर्व वाला है ना, ये मालवा, और मालवा के पूर्व वाला ये वाला एरिया। तो इस मालवा के पूर्व वाले एरिया में कुछ छोटे छोटे राजवंश थे। उन राजवंशों को समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया था, है ना। ये एक और एविडेंस समुद्रगुप्त का हमें हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है। और वो छोटे छोटे राज्य कौन से थे जिनको दक्षिण अभियान के समय, है ना, बात पर ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के समय मालवा के पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य कर रहे छोटे छोटे राज्यों को हराकर उन राज्यों पर सफलता प्राप्त की थी। वो राज्य थे आभिर, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, आप नाम याद रखिएगा। आभिर हो गया एक, आभिर राजवंश, है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है। एक प्रार्जुन, है ना, प्रार्जुन, है ना, जैसे अर्जुन लिखते हैं ना वैसे प्रार्जुन। एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, प्रार्जुन। एक मिलता है हमें खरपरिक, है ना, वर्तमान जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड दमोह वाला एरिया है ना, वहां पर यह खरपरिक यहाँ पर थे खरपरिक, है ना। एक मिलता हमें सनकानिक, है ना, छोटे छोटे राज्य थे कुछ इसमें जनजातिक राज्य थे, है ना, सनकानिक। एक मिलता है काक। ठीक है, तो ये कुछ नाम हमें मिलते हैं किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में, जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। आभिर, प्रार्जुन, खरपरिक, काक, सनकानिक, इन छोटे छोटे राज्यों को मध्य प्रदेश के मालवा के पूर्व में ये स्थित थे, या पूर्वी मालवा में यह स्थित थे। कुछ मालवा के पूर्व में, कुछ पूर्वी मालवा में यह स्थित थे। और इन राज्यों को हराकर समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण की ओर बढ़ा था, है ना। ये बात पता चलती है हमें प्रयाग प्रशस्ति से। तो अब यहां से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त जब दक्षिण के अभियान पर निकला, या समुद्रगुप्त ने दक्षिण के अभियान को शुरू करते समय उसने मध्य प्रदेश के किन राजवंशों को युद्ध में हराकर उसने अपने दक्षिण अभियान को आगे बढ़ाया था, या इस टाइप से प्रश्न घुमा फिराकर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये कुछ 4-5 नाम जो है याद रखना है, आभिर, प्रार्जुन, काक, सनकानी, खरपरी। ये मध्य प्रदेश के में स्थित वे राज्य थे जिन्हें हराकर समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण अभियान की ओर निकला था। मतलब ये राज्य जो है ये नर्मदा नदी के यहाँ उत्तर में ही स्थित थे, और इन राज्यों को हराकर समुद्रगुप्त जो है दक्षिण की ओर आगे बढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जामिनर है जो है वो पूछेगा। एक और फैक्ट पर बात करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। प्रयाग प्रशस्ति में नोर ऐसे राजाओं का उल्लेख है, अखंड भारत सॉरी आर्यावर्त के ऐसे 9 राजाओं का उल्लेख है जिनको जिनको समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराकर अखंड भारत की स्थापना की थी, है ना, 9 शासक। तो उन 9 शासकों में 2 शासक ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में शासनरत थे। एक नागसेन और दूसरा गणपति नाग। तो ये एक और फैक्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा हराए गए जिन 9 शासकों का उल्लेख है, उन 9 शासकों में से मध्य प्रदेश के कौन से 2 शासक थे।
या मध्य प्रदेश के कौन से शासक थे जिनका उन 9 शासकों में उल्लेख है? तो एक नागसेन और एक और है गणपति नाग, है ना, ये नागवंशी शासक थे। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, है ना, कि कुषाणों के पश्चात, है ना, किस प्रकार से नागवंशी सत्ता हमारे मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर स्थापित हुई थी, है ना। तो मध्य प्रदेश में उस समय नागवंशी शासकों का जो था वह बड़ा प्रभाव था। और समुद्रगुप्त जो है नागसेन और गणपति नाग के बारे में, मतलब नाग गणपति नाग और नागसेन को सम्मिलित करता है उन 9 शासकों में, है ना, जिसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। मतलब ये दोनों उस समय के बड़े पावरफुल शासक थे, है ना, नागसेन और गणपति नाग, जिनका उन 9 शासकों में उल्लेख है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में फैक्ट जो है वो एग्जामिनर पूछेगा, है ना, और एग्जामिनर पूछेगा तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, आपको अच्छे से उत्तर देना है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को समुद्रगुप्त के बारे में? समुद्रगुप्त के विषय में जितना भी हमने देखा सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड एविडेंस है जो हमें मध्य प्रदेश में मिले हैं, है ना। मध्य प्रदेश से जो समुद्रगुप्त के एविडेंस प्राप्त हुए हैं उन एविडेंस को हमने देखा। खास एविडेंस नागसेन गणपति नाग का, दूसरा इन राज्यों को हराकर समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान की ओर बढ़ा था, और एक और कि उसने नागवंशी नागसेन को हराया था, ये भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। एक और उल्लेख, उसने स्वभोग नगर की स्थापना की थी, एरण अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त के विषय में ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा में आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा समुद्रगुप्त कंप्लीट हुआ। मतलब गुप्त वंश का जो चौथा शासक है समुद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश से हमें एविडेंस मिले वो हमने पढ़े। और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से अब कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे अगर एग्जामिनर कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछता है तो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो समुद्रगुप्त के पश्चात, समुद्र गुप्त के पश्चात कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह राजा बना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह समुद्रगुप्त का बेटा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त साम्राज्य का शासक हुआ, गुप्त शासक हुआ। वहीं पर कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इन दोनों के बीच में एक और शासक का शासनकाल रहा, और उस शासक का नाम था रामगुप्त। बहुत सारे इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, समुद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त राजा बना था, और रामगुप्त के पश्चात रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था। मतलब रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, द्वितीय क्यों कहा, क्योंकि एक चंद्रगुप्त पहले हो चुके हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त जो है ये दोनों भाई थे। अब यहाँ पर इतिहासकारों में काफी विवाद जैसी स्थिति है ना। विवाद मतलब लठ या तलवार लेकर विवाद करना, वो वाला विवाद नहीं, है ना। मतलब फैक्ट्स को लेकर विवाद वाली स्थिति है ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, रामगुप्त शासक हुआ, कुछ का मानना है कि नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पश्चात शासक बना। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास वाले किसे माने। मध्य प्रदेश का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें हमें रामगुप्त पढ़ना है या सीधे समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें? तो देखो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के इतिहास में रामगुप्त बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में रामगुप्त को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि रामगुप्त जो गुप्त वंशी शासक था या नहीं था वो एक अलग बात है ना, वो चीज हम अभी डिस्कस कर ही नहीं रहे। लेकिन जो रामगुप्त गुप्त वंशी शासक था, उसके कई सारे एविडेंस हमें हमारे मध्य प्रदेश में मिले। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में रामगुप्त से संबंधित काफी सारे एविडेंस मिले। अब ये रामगुप्त कोई गुप्त वंश का राजा था, या ये रामगुप्त
गुप्त वंश का राजा नहीं था और अलग कोई राजा था, ये अभी हम आगे समझेंगे कि आखिर में ये था कौन, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में तो भैया रामगुप्त और रामगुप्त का जो इतिहास है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रामगुप्त के कई सारे एविडेंस हमें हमारे मध्य प्रदेश में मिले हैं। ऐसा कहा जाता है, सुनिएगा पूरी बातों को, आप खुद निर्णय लीजिएगा। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त शासक हुआ। रामगुप्त थोड़ा कायर शासक था, ऐसा कहा गया है, डरपोक शासक था। क्यों डरपोक था, अभी आप खुद तय कीजिएगा। शक शासक ने समुद्रगुप्त को बंदी बना लिया, समुद्रगुप्त के राज्य पर आक्रमण किया और समुद्रगुप्त को बंदी बनाकर समुद्रगुप्त के सामने सॉरी रामगुप्त के सामने, है ना, मैंने अभी समुद्रगुप्त बोल दिया था, समुद्रगुप्त नहीं रामगुप्त। शक शासकों ने रामगुप्त को बंदी बना लिया, रामगुप्त के राज्य पर आक्रमण कर रामगुप्त को अपने कब्जे में ले लिया और रामगुप्त के सामने यह शर्त रखी कि अगर तुम्हारी पत्नी ध्रुव देवी को, है ना, रामगुप्त की पत्नी थी, नाम था जिसका ध्रुव देवी, कहा जाता है कि बड़ी खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती के जो चर्चे थे वो मतलब अन्य राज्यों में भी थे, है ना, कि भाई ध्रुव देवी जो है वो काफी सुंदर है। तो शक शासक ने रामगुप्त को ये कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी ध्रुव देवी को हमारे सुपुर्द कर देते हो, तुम्हारी पत्नी ध्रुव देवी अगर तुम हमें सौंप देते हो, तो हम तुम्हें भी आजाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य को भी हम छोड़ देंगे, तुम यहाँ के राजा बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रामगुप्त इस संधि पर सिग्नेचर कर देता है। रामगुप्त शक शासक की इस बात को स्वीकार कर लेता है और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देकर अपनी जान बचाता है और अपने राज्य को हासिल कर लेता है। जब यह बात रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली कि रामगुप्त ने इस प्रकार की संधि कर ली है, तो चंद्रगुप्त बड़ा गुस्सा हुए, है ना, कि भाई पिता था अपना समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन हम बोल रहे हैं आज, उसकी जो ख्याति थी उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया, है ना, कि भाई दुश्मनों को अपनी पत्नी को सौंप दिया, है ना, बल्कि मर जाना कबूल कर लेना था पर ये कृत्य नहीं करना था। चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया। चंद्रगुप्त अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों को लेकर जहां शक शासक का कैंप था, जहां उनकी छावनी थी, वहां पर पहुंचे। अब वहां तैयारी चल रही थी शक शासक और ध्रुव देवी की विवाह की। शक शासक जो है वो बिल्कुल ध्रुव देवी को अब हासिल करके लाया, तो ध्रुव देवी से विवाह का था कि भाई आज जो है ध्रुव देवी से शक शासक जो है विवाह करेगा। अब हुआ कुछ यूं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ उस छावनी में प्रवेश करते हैं, एक स्त्री का रूप धारण करते हैं, स्त्री के कपड़े पहनते हैं और ध्रुव देवी जो है वो मान नहीं रही थी, है ना, कि भाई मैं नहीं करूंगी विवाह, क्योंकि राजा उसको जबरदस्ती लेकर आया था ना, है ना, जबरदस्ती लेकर आया था, तो वो इस विवाह के तो खिलाफ थी ही थी कि भाई मेरी कोई इस विवाह में रजामंदी नहीं है। फिर भी जो दासियां हैं वो उनको मना रही थी, तैयार वगैरह कर रही थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्त्री का श्रृंगार करके, स्त्री के कपड़े पहनकर, घूंघट ढककर पहुंच गए महल में, है ना, जो भी उनकी छावनी थी वहां पर, और जाकर कहा कि भाई मैं दूर दराज से स्पेशल रानी का श्रृंगार करने के लिए आई हूँ और मुझे तो इस काम में, मैंने तो पीएचडी की हुई है कि जहां पर अगर कोई रानी या कोई लड़की किसी राजा से विवाह करने के लिए मान नहीं रही हो, तो मेरा सबसे मेन काम वहीं पर है, मैं वहीं आती हूँ, रानी का श्रृंगार भी करती हूँ और रानी को मैं चुटकियों में मना लेती हूँ। कैसे रानी श्रृंगार न करे, कैसे रानी या कोई भी हो, है ना, जिसको जबरदस्ती आप पकड़ कर लाए, वो विवाह के लिए हाँ ना करे, है ना। आपने बहुत सारे पुराने से सीरियलों में देखा होगा ना कि जहां पर इसी प्रकार की चीजें होती, राजा किसी को भी पकड़ कर ले आते और जबरदस्ती विवाह करते, वो महिला, वो स्त्री विवाह करना नहीं चाहती, परंतु जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया जाता है। तो उस महिला ने, मतलब जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो महिला का वेश धारण करके आया था, उसने कहा ये कि भाई मैं इन कामों में एक्सपर्ट हूँ, है ना, कोई विवाह के लिए लड़की मना कर रही तो मैं तुरंत उसको मना लेती हूँ और विवाह करवा देती हूँ। तो दासिया जिस कमरे में रानी थी वहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय पहुंचे
और दासियों कहा कि आप थोड़ा बाहर चले जाइए, मैं रानी को कुछ इस तरीके की बातें करूंगी, इस तरह से उसे समझाऊंगी पटाऊंगी कि वो तुरंत विवाह के लिए हाँ कर देगी। थोड़ी दासियां इधर उधर हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय रानी ध्रुव देवी के पास गए, अपना घूंघट उठाकर कहा कि भाई टेंशन मत लो, मैं आपका देवर हूँ, आपको बचाने आया हूँ। आप तो ये कपड़े पहनो और इधर से आप बाहर निकलो, बाहर कुछ साथी हैं है ना जो आपका वेट कर रहे हैं, और वो वहीं से आपको बाहर निकालेंगे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो रानी के कपड़े पहनकर वो खुद ध्रुव देवी बन गया, है ना। और दासियों को भाई ये बोल दिया गया कि भाई रानी जो है वो मान गई है। और ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कपड़े पहन के आए थे वो ध्रुव देवी पहनकर ध्रुव देवी महल से बाहर निकल गई। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय रानी ध्रुव देवी बनकर राजा के पास विवाह के लिए जाकर बैठ गया। अब जैसे ही राजा के पास जाकर ध्रुव देवी बनकर जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो जैसे ही राजा के पास जाकर बैठे, अपना जो जो भी उनके पास कटार वगैरह थी, राजा के समीप जाकर कटार लगाकर तुरंत शक शासक का वध कर दिया। क्योंकि गुस्से में तो थे, है ना कि भाई शक शासक ने संधि में ऐसा प्रस्ताव रखा, है ना, मतलब बहुत गुस्सा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासक की हत्या कर अपने साथियों के साथ वहां से भाग कर तुरंत कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां उनकी राजधानी थी वहां पहुंचे। और वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आकर ऐसा कहा जाता है कि वहां पहुंचकर कायर रामगुप्त की हत्या की, अपने भाई रामगुप्त की हत्या की, क्योंकि वो कलंक था, है ना, अपने साम्राज्य पर अपने वंश पर वो कलंक था, है ना, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। और फिर ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव देवी के पति को मार दिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो भाई ये बहुत बड़ा एक प्रकार से ध्रुव देवी के एंगल से देखे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, है ना, क्योंकि अब ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक प्रकार से जान भी बचाई और दूसरी ओर से उसके पति को भी मार डाला। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो ध्रुव देवी से ही विवाह कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके पति का वध कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हो जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त वंश के शासक बनते हैं। ठीक है, एक कहानी पूरी ये कही जाती है रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। अब ये जो रामगुप्त है ना, जो शासक था, इस रामगुप्त के कई सारे एविडेंस जो है हमें हमारे मध्य प्रदेश से मिलते हैं, है ना। रामगुप्त के कई सारे एविडेंस जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमें मिलते हैं। एविडेंस कौन कौन से मिलते हैं उन एविडेंस को आप सुनिएगा। पहला एविडेंस मिलता है उदयगिरी की गुफा में। उदयगिरी की जो गुफा है वहां पर एक जैन गुफा है, जब मैं आपको उदयगिरी की गुफा पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कि वहां से जो जो गुफाएं मिली, है ना। तो जो जैन गुफाएं हैं, मतलब जहां पर जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, वहां पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज रामगुप्त। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? महाराजा धीराज रामगुप्त। मतलब रामगुप्त की हमें पहली जानकारी हमारे मध्य प्रदेश में मिलती है उदयगिरी की गुफाएं, ये विदिशा में है ना, जो विदिशा है ना, विदिशा में है यह उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाओं में पहला एविडेंस मिलता है जहां पर एक जैन गुफा में लिखा हुआ है, एक लेख लिखा हुआ है जिसमें लिखा है महाराजा धीराज रामगुप्त। तो जो रामगुप्त थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई, इनके बारे में एक जानकारी हमें उदयगिरी की गुफा से मिलती है। दूसरी जानकारी विदिशा तथा सागर से इनके तांबे के सिक्के मिले हैं, है ना। विदिशा तथा सागर से, है ना, सागर मतलब कि एरण से इनके क्या मिले हैं? तांबे के सिक्के, है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा आप, तांबे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तांबे के सिक्के मिले हैं किसके? रामगुप्त के तांबे के सिक्के मिले हैं विदिशा तथा सागर से। तो दूसरा एविडेंस रामगुप्त के बारे में हमारे मध्य प्रदेश में हमें यह मिला। अब तीसरा एविडेंस, विदिशा में एक गांव है दुर्जनपुरा, उस दुर्जनपुरा से 3 जैन प्रतिमाएं, मतलब जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है ना। 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं दुर्जनपुरा से। उन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज रामगुप्त। मतलब तीसरा एविडेंस हमें दुर्जनपुरा से मिलता है ना। जो दुर्जनपुरा है विदिशा का, उस दुर्जनपुरा से तीसरा एविडेंस मिलता है रामगुप्त के बारे में। 3 जैन तीर्थंकर की टूटी हुई मूर्तियां मिली है ना, जिनको मतलब तोड़ दिया गया, परंतु उन पर एक लेख लिखा हुआ है
महाराजा धीराज रामगुप्त। तो महाराजा धीराज रामगुप्त लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में, है ना। तो तीसरा एविडेंस हमें रामगुप्त के विषय में यह मिलता है। ठीक है, तो रामगुप्त के बारे में हमें मध्य प्रदेश से ये कुछ प्रमुख एविडेंस मिलते हैं। विदिशा से एक काच नामक राजा का भी सिक्का मिला है ना, जिस पर काच लिखा हुआ है। काच नामक राजा का सिक्का। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये काच नामक राजा जो था वो रामगुप्त ही था। कुछ इतिहासकारों ने इस काच नामक राजा की पहचान की है समुद्रगुप्त से, है ना। कुछ का कहना है कि नहीं, ये काच नामक राजा जो था वो समुद्रगुप्त था, कुछ रामगुप्त बताते हैं। लेकिन प्रश्न ये आ सकता है कि काच नामक राजा के सिक्के प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में कहाँ मिले? आपका उत्तर होगा विदिशा में, है ना। तो काच नामक राजा के सिक्के भी मिले हैं। तो रामगुप्त के बारे में कुछ ये एविडेंस हुए जो रामगुप्त को बताते हैं कि भाई रामगुप्त का अस्तित्व था। रामगुप्त एक राजा था जो कि महाराजा धीराज था, मतलब कोई लोकल ऐसा राह चलते राजा नहीं था। महाराजा धीराज था, मतलब स्वतंत्र शासक था। बहुत बड़ा एरिया था उसके अंतर्गत जहां पर वो राज कर रहा था, महाराजा धीराज। ठीक है, तो इससे पता चलता है रामगुप्त के प्रेजेंस का, कि रामगुप्त जो था वो था, है ना, रामगुप्त था। और कहीं कुछ कुछ ग्रंथों में ये रामगुप्त, ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय वाली वाली जो चीजें हैं ये भी हमें देखने को मिलती है। अब जो इतिहासकार रामगुप्त के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, मतलब रामगुप्त के अस्तित्व को तो स्वीकारते हैं कि भाई रामगुप्त की एविडेंस हमें मिले हैं, मतलब रामगुप्त था, ये बात तो फिक्स हो गई। लेकिन रामगुप्त कोई गुप्त वंश का राजा था या रामगुप्त गुप्त वंश से कोई अलग वंश का राजा था? अब विवाद का विषय ये हो गया कि रामगुप्त गुप्त वंश का राजा था या रामगुप्त कोई और था। तो इतिहासकारों का कहना है कि रामगुप्त जो था ये गुप्त वंशी शासक नहीं था। मतलब विदिशा में, दुर्जनपुरा में, सागर में, मतलब मध्य प्रदेश में जिस रामगुप्त नामक राजा के प्रमाण मिले हैं, ये रामगुप्त नामक राजा जो है ये गुप्त वंश का राजा नहीं था। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई गुप्त वंश का राजा नहीं था तो कौन था फिर? तो इतिहासकारों का कहना है कि यह कोई स्वतंत्र शासक होगा जो गुप्त वंश का राजा नहीं था, ये अलग से इस विदिशा वाले एरिया पर राज्य कर रहा होगा। फिर इतिहासकारों से प्रश्न किया गया कि भाई क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गुप्त वंश का राजा नहीं था? तो इतिहासकार कहते हैं, सुनिएगा, प्रारंभ में जितने भी गुप्त शासक हुए सबने सोने और चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन यह तो तांबे के सिक्के चलाता है। मतलब स्टार्टिंग में जितने भी गुप्त शासक हुए उन गुप्त शासकों ने सोने या फिर चांदी के सिक्के चलाए थे, और ये तांबे के सिक्के चलाता है ना। एक बात तो ये कि ये गुप्त राजा नहीं था। दूसरी चीज, जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली है दुर्जनपुरा से जहां पर रामगुप्त का नाम लिखा है। विदिशा उदयगिरी की जो जैन गुफा है उसमें लिखा है महाराजा धीराज। मतलब ये जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला था। जबकि गुप्त वंश जो था, उस गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे और गुप्त वंश के जो हम यूं कहें अधिकतम शासक जो रहे हैं या संपूर्ण शासक जो रहे हैं, वो तो भागवत धर्म को मानने वाले रहे हैं। उन्होंने तो वैष्णव धर्म को माना है। तो फिर रामगुप्त गुप्तवंशी शासक कैसे हो सकता है ना। इतिहासकार जो है वो दूसरा तर्क ये देते हैं, है ना। और तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि भाई हमें जो गुप्त शासकों की जो वंशावली मिलती है कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, इस टाइप से जो वंशावली मिलती है हमें गुप्त शासकों की, उसमें रामगुप्त का नाम नहीं मिलता है। मतलब ये रामगुप्त जो था ये गुप्त वंशी राजा नहीं था, ये कोई और शासक था जो इस समय मध्य प्रदेश में राज कर रहा था। वहीं एक इतिहासकारों की एक और टोली है जो यह कहती है कि नहीं, रामगुप्त जो है वो गुप्त वंश का ही राजा था, ध्रुव देवी उसकी पत्नी थी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं जो इस बात का सबूत देते हैं। पहला एविडेंस, उदयगिरी की गुफाएं जो कि गुप्त वंश के समय ही बनी, वहां पर गुप्त शासकों ने ही निर्माण करवाए। उस उदयगिरी की गुफा में रामगुप्त का नाम लिखा है। तो भाई उदयगिरी की गुफाएं गुप्त शासकों ने बनवाई और वहां पर रामगुप्त का नाम लिखा है, मतलब कि वो गुप्त शासक ही था।
उसके अलावा शकों से संबंधित ऐसी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं जहां पर भी रामगुप्त का नाम देखने को मिलता है ना। जो ये जो मैंने ध्रुव देवी वाली और जो कहानी आपको सुनाई है ना, तो उनका उल्लेख वहां पर मिलता है कि भाई गुप्त शासक रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी, जिसे शक शासक ने इस प्रकार से संधि में प्राप्त किया है ना। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो रामगुप्त की प्रेजेंस को लेकर, रामगुप्त कौन था, इस बात को लेकर इतिहासकारों में एक बहस छिड़ती है। आज भी ये बहस चालू है। आज भी दोनों जो ग्रुप है वो एक नहीं हो गए हैं, है ना, कि दोनों एक मत से बोल रहे हो कि नहीं रामगुप्त गुप्त शासक था, या दोनों एक मत से बोल रहे हो कि नहीं रामगुप्त कोई अलग था, है ना। बहुत सारे इतिहासकार आज भी रामगुप्त को गुप्त वंश से अलग ही मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार आज भी रामगुप्त को गुप्त वंश का ही मानते हैं। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों को यहाँ पर कि सर मैंने किताब पढ़ी थी उसमें रामगुप्त का तो नाम ही नहीं था। तो भाई आपने उस इतिहासकार को पढ़ा जो रामगुप्त को गुप्त वंश का नहीं मानता। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने किताब पढ़ी जहां पर रामगुप्त को तो गुप्त वंश का माना गया है। तो मैंने आप आज आपके सारे ही डाउट्स संभवतः क्लियर कर दिए हैं कि क्यों रामगुप्त को लेकर विवाद है ना, कि रामगुप्त गुप्त वंश का था या रामगुप्त कोई और था, ठीक है। लेकिन हमें तो हमारे मध्य प्रदेश में रामगुप्त की ये एविडेंस मिले, और ये एविडेंस हमारे काम के हैं, क्योंकि इन एविडेंस से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। हमें तो उस बात पर ध्यान देना है कि भाई प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, है ना। तो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कहाँ से बन सकते हैं ये क्लियर हुआ आपको, है ना। तो याद रखेगा, ठीक है, रामगुप्त के विषय में, कि रामगुप्त जो शासक था उस रामगुप्त के विषय में मैंने आपको बताया। चलिए, अब रामगुप्त के पश्चात जो गुप्त वंश के शासक हुए वह हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त वंश के अगले राजा बनते हैं। गुप्त वंश के अगले राजा होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। रामगुप्त के पश्चात अगर आप रामगुप्त को मानो तो भी समुद्रगुप्त अगले राजा हैं, और नहीं मानो तो भी सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय अगले राजा है, और नहीं मानो तो भी समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय अगले राजा है। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिनको विक्रमादित्य कहा। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिनको लेकर इतिहास में बड़े विवाद हैं कि ये उज्जैन के विक्रमादित्य हैं या उज्जैन के विक्रमादित्य अलग थे, है ना। ये भी एक विवाद का विषय है कि आखिर में उज्जैन के विक्रमादित्य क्या ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है या उज्जैन के विक्रमादित्य कोई और थे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जो प्रमाण हमें हमारे मध्य प्रदेश में मिले उन्हें पढ़ेंगे। हम यह भी देखेंगे कि क्या ये चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ही थे। आप तो बोल ही दोगे कि सर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को तो हम पढ़ ही चुके हैं, वो तो ईसा पूर्व थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय तो उज्जैन के राजा हो नहीं सकते, है ना। तो आपको तो क्लियर चीजें हैं, है ना, लेकिन और इनको पूरा क्लियर करना पड़ेगा ना कि आखिर में विवाद है क्यों, और उस विवाद का जन्म हुआ कैसे, है ना। क्यों इन दोनों को एक माना जाता है, और फिर क्यों इन दोनों को पृथक माना जाता है, वो भी हम देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में चंद्रगुप्त द्वितीय की बात होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर मध्य प्रदेश क्या स्थिति थी, उनके क्या क्या प्रमाण मिले वो देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात और कौन कौन से गुप्त शासक आए और उन गुप्त शासकों का क्या प्रभाव मध्य प्रदेश में रहा। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि गुप्त वंश के समय हमें हमारे प्रदेश में ऐसे कौन कौन से अन्य राज्य या उनके सामंत मिलते हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश में शासन कर रहे थे, है ना। जैसे दशपुर का ओलिकर वंश, है ना, जहां से अभी रिपीटेडली 2-3 सालों से प्रश्न आ ही रहा है ना। 2-3 साल हो गए प्रश्न पूछ ही रहा है एग्जामिनर इन गुप्तों के सामंतों से। यहाँ से गुप्त वंश मध्य प्रदेश के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मेंस में मौर्य वंश इंपॉर्टेंट है ना, आप मेंस के पेपर उठाकर देखिएगा इतिहास के, आपको अशोक से रिलेटेड प्रश्न मिल ही जाएंगे। एक साल नहीं मिलेंगे तो अगले साल मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा अशोक से रिलेटेड प्रश्न होते ही हैं। तो सेम उसी तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास में ये गुप्त वंश भी एक ऐसा ही टॉपिक है कि जहां से एमपीपीएससी में प्रश्न आते ही रहते हैं। किसी साल नहीं आए, अगले साल आ जाएंगे, बाकी आते ही रहते हैं।
तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके पश्चात गुप्त वंश को पढ़ेंगे। फिर हम गुप्त के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में सामंत रहे, जैसे उच्चकल्प हो गए, ओलिकर वंश हो गया, है ना, इन सबको पढ़ेंगे। फिर गुप्त द्वारा मध्य प्रदेश में जो निर्माण किए गए, है ना, जो निर्माण करवाए गए, जैसे उदयगिरी की गुफाएं हो गई, है ना, और भी जो निर्माण है ना, मंदिर वगैरह बनाए हैं, उन मंदिरों के बारे में, उन निर्माणों के बारे में हम बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। आज मैंने लिख कर इसलिए बताया आपको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप, मैंने जो जो बोला है ना, उसको आप भी अपने नोट्स में नोट कर लेना ताकि आपको याद हो जाए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।